हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने कल की क्लास में स्वर के बारे में बताया था और स्वर के एक एक तथ्य के बारे में हमने आपको जानकारी कराई थी। तो आज पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजन के जो भी तथ्य हैं उनके बारे में बारीकी से और व्याख्या करते हुए आपको जानकारी कराएंगे, जिससे कि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में न छूट पाए। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो करते हैं शुरुआत। व्यंजन। व्यंजन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये बगैर स्वर की सहायता लिए बगैर इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे व्यंजन हमने ले रखा है रे, और ये स्वर मुक्त है। क्या है? स्वर मुक्त। इसका उच्चारण करना संभव नहीं है तब तक कि इसमें हम स्वर प्लस न कर दें। तो हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिखाया है रे प्लस ए, यानी रे में ए स्वर का मेल करा करके हमने पूर्ण व्यंजन को यहाँ बनाया है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। या ये कहें कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है। क्या? स्वरों का योगदान रहता है। या फिर प्रत्येक व्यंजन वर्ण के प्रत्येक व्यंजन वर्ण ए स्वर से, यानी ए स्वर से ही उच्चारित होता है, यानी इसके बगैर कोई भी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप व्यंजन का उच्चारण करोगे तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी? स्वर की सहायता। स्वर कौन सा होगा? ये। इतनी बात समझ में आई होगी। और हम बता दें कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33, जिसमें 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श। 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ऊष्म। क्या? ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म कितने हुए? 8। और 25 प्लस 8 कितने हुए? 33। तो ये व्यंजन की संख्या कुल मिलाकर के होती है 33। चलते हैं आगे। हमने यहाँ बता ही दिया है कि व्यंजन प्लस स्वर मिलाकर के व्यंजन, ये भी व्यंजन है, इसका उच्चारण हो पाएगा। अगर हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो इसका उच्चारण करना संभव नहीं हो पाएगा। व्यंजन प्लस स्वर, तब जाकर के इसका क्या हो पाएगा? उच्चारण हो पाएगा। बात करें व्यंजन के प्रकारों की। व्यंजनों के प्रकारों की, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। बात करेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा को पढ़ें। वे व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम
इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे किससे जो श्वास निकलेगी, वायु निकलेगी, वो कंठ को स्पर्श करेगी, तालु को करेगी, मूर्धा को करेगी, दंत को करेगी, ओष्ठ को करेगी। इनके स्पर्श से ही स्पर्श करके आएगी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25। हमने बताया कि इनकी संख्या 25 है और ये 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। 5 वर्गों में विभाजित हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ये प वर्ग। बात करें क वर्ग की, तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन दे रखे हैं। कितने? 5-5 व्यंजन दे रखे हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे ही च में च, छ, ज, झ, या। ये 5 यानी 5 व्यंजन वर्ण दे रखे हैं। ट वर्ग में भी ठ, ठ, ढ, ढ, ड़। तो एक और बात बता दें कि क वर्ग में जितने भी व्यंजन वर्ण आते हैं उनका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। किससे? कंठ से। च वर्ग का तालु से और ट वर्ग का मूर्धा से। ये याद रखेंगे, पूछने को आता है। इनमें से ये दे देगा, ठ दे देगा, ड दे देगा, पूछेगा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो हम कहेंगे मूर्धा। जब हमने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो हम बता पाएंगे कि क्या? मूर्धा से। और यहाँ ख दे दिया, ज दे दिया, ठ दे दिया और द दे दिया। और इसमें पूछा जाएगा कि तालु से बोले जाने वाला व्यंजन वर्ण कौन सा है। जब हमने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो हम परीक्षा में बता पाएंगे कि हमारा ज किससे? तालु से बोला जाता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। और त में त, थ, द, ध, न। ये किससे? दंत से। और प वर्ग प, फ, व, म। प, फ अगर जब भी हम उच्चारण करेंगे तो हमारे दोनों ओठ आपस में स्पर्श करेंगे, तो ये ओष्ठ से। यानी 5 है। प्रत्येक वर्ग में वर्ग कितने हैं? 5। वर्ग कितने हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में व्यंजन वर्ण हैं 5। तो जब इनको 5 × 5 करेंगे तो कितने? 25। इनकी संख्या कितनी होगी टोटल मिलाकर के? 25। चलते हैं आगे। नासिक के वर्ण के बारे में जानेंगे। नासिक के वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय क्या? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी बाहर निकलती है। नासिका मतलब नाक, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पंचमाक्षर कौन से, तो बताते हैं। पंचमाक्षर ये पंचमाक्षर ये वाले, ये पांचों वर्गों के अंतिम अक्षर क्या हैं? ये पंचमाक्षर। इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। इनका जब उच्चारण करते हैं तो जो फेफड़ों से हमारी वायु निकलती है, प्राण वायु निकलती है, वो मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। ये नासिक के व्यंजन ये हैं: अंगा, या, अणा, न और मैं। ये इनकी संख्या कितनी है? 5। पूछने को आए कि नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 5। बात करें दंतोष्ठ व्यंजन की। दंतोष्ठ व्यंजन की जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नीचे का ओष्ठ यानी ओठ
ऊपर वाले दांतों से स्पर्श करता है। जब हम इन दोनों का उच्चारण करते हैं तो हमारा नीचे वाला ओठ ऊपर वाले दांतों से स्पर्श करता है, इसलिए इनको दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। दांत और ओष्ठ का मेल हो रहा है दोनों, तब इनको दांत और ओष्ठ से, तो क्या हुआ, दंतोष्ठ। ऐसे वर्णों को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से, व और फ। आपको ये याद रखने होंगे। काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि है और विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल्य स्थान होता है। जो हमारा ये कंठ है, कंठ के नीचे काकल्य स्थान होता है, काकल्य स्थान होता है, कंठ के नीचे काकल्य स्थान होता है। वहाँ से, वहाँ स्पर्श, हमारी वायु स्पर्श करती है इनका उच्चारण करने पर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन। यानी है तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, अतः इन्हें काकल्य ध्वनि, क्या, काकल्य ध्वनि कहते हैं। अब बात करें, पूछा जाए कि काकल्य इनमें से ये दे रखा होगा, इसे दे देंगे, इसे दे देंगे, विसर्ग दे देंगे, कोई अन्य वर्ण दे देंगे और पूछेंगे कि काकल्य ध्वनि वाला वर्ण कौन सा है, तो हम कहेंगे इनमें से कोई एक होगा, है। अब विसर्ग क्यों, जब भी राम लिखा है, राम के पीछे क्या लगाया, विसर्ग लगाया, तो क्या बोला जाएगा, है की आवाज़ आएगी, रामः, रामः, तो क्या, है की आवाज़ आई, इसलिए ये भी काकल्य है। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन का मतलब है वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ वायु बाहर निकलती है। देखो, जब हम च, छ, झ, ये जो च वर्ग है, च वर्ग के यहाँ को छोड़ करके ये सभी क्या हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन के कौन से वर्ग के वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो कहेंगे च वर्ग के, यानी यह को छोड़ के, यह को, यहाँ को नहीं लेंगे, या क्या है, च, छ, ज और झ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे अंदर से जो वायु निकलती है, फेफड़ों से जो वायु निकलती है, वो घर्षण करती हुई, यानी घर्षण करती हुई, दीवारों से लगती हुई, टकराती हुई, यानी अंदर वो बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब उत्क्षिप्त व्यंजन, एक बात और बताते हैं, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन तो कहते ही हैं, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। याद रखना, पूछा जाए कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, इनमें से दे रखा होगा एक, तो ये द्विगुण व्यंजन भी हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में पूछा जाए तब भी इनमें से एक कोई दिया हुआ होगा, या कोई दोनों जोड़े से दे रखे होंगे, और अन्य विकल्प हैं वो भी जोड़े से दे रखे होंगे, पहचानने होंगे। और ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन भी हैं और द्विगुण व्यंजन भी हैं। अब बात करें अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन, बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। हमने व्यंजन को 3 भागों में बांटा था, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए, अब बारी है अंतस्थ व्यंजन की। तो हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। बड़े ही सरल भाषा में हमने इसकी परिभाषा लिखी है। तो परिभाषा क्या है, जिस व्यंजन का उच्चारण ना तो स्वरों की भांति होता है और न ही व्यंजनों की भांति होता है, अर्थात ये कहें जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ को परस्पर स्पर्श करने से होता है,
यानी ये आपस में, यानी जीभ, तालु, दांत और ओठ यानी ओठ, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो ये चारों के चारों आपस में स्पर्श करेंगे। स्पर्श करने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, मतलब पूर्ण स्पर्श नहीं, मामूली सा स्पर्श होगा। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यह रे ले वे, यह रे ले वे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। और इसमें एक चीज़ और बता दें, एक बात और बता दें कि ये और वह, ये और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या? अर्धस्वर भी कहा जाता है। किनको? वह और ये को अर्धस्वर भी कहा जाता है। पूछा जाए इनमें से एक ऑप्शन में यानी विकल्प में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अर्धस्वर कौन सा है, तो हम जब हमें मालूम होगा तो हम बता देंगे ये या वह। इतनी बात समझ में आई होगी, मुझे पूरी आशा है। अब लुंठित व्यंजन कौन सा है उसके बारे में जानेंगे, और लुंठित वर्ग क्यों है, क्यों कहा जा रहा है इसको लुंठित वर्ग, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है। जीभ के ऊपर से जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जीभ के ऊपर पूरी भाग से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, तो उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन, दोनों को याद रखना। और ये कौन सा होता है? ये रे होता है लुंठित वर्ग, और प्रकंपित दोनों में से कोई किसी एक नाम को पूछ सकता है। रे दे रखा होगा और अन्य विकल्प में अन्य वर्ण दे रखे होंगे, पूछेगा कि इसमें लुंठित वर्ण कौन सा है या प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो हम कहेंगे रे है। अब बात करें संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं? ये और वे। इन्हें क्या बोला था हमने? अर्धस्वर भी कहते हैं, याद रखना, अर्धस्वर भी कहते हैं। तो ये संघर्षहीन क्यों हैं? क्योंकि इनके उच्चारण करते समय वायु बिना संघर्ष के बाहर निकलती है। हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसका उच्चारण करते समय। इनका उच्चारण करते समय आसानी से वायु बाहर निकलती है, बगैर किसी टकराव के, बगैर किसी संघर्ष के। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। चलते हैं आगे, पार्श्विक व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। पार्श्विक व्यंजन जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से, यानी जीभ के दोनों साइडों से बगल से निकलती है, वह पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ले। याद रखेंगे, ले पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्व का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है बगल। क्या होता है? बगल। तो यहाँ बताया गया कि इनका उच्चारण करते समय जो वायु है जीभ के साइड यानी बगल से निकलती है, इसलिए पार्श्विक बोल दिया जाता है इन्हें। इसे पार्श्विक, पार्श्व, इन्हें क्या बोल दिया जाता है? पार्श्विक व्यंजन। चलते हैं आगे, बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन, अब ये स्पर्श जो हमने व्यंजन बताए थे वो 3 भागों में विभाजित किए थे, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब बारी है अंतिम किसकी? इस ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं और जब हथेली को आगे रख के देखना और उच्चारण करना इन व्यंजन वर्णों का, तो अंदर से गर्म वायु निकलेगी, तो हम पहचान लेंगे कि ये ऊष्म व्यंजन है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। हमने 25 क्या बताए थे? स्पर्श बताए थे, 4 अंतस्थ और 4
ऊष्म, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हुई 33। तो 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। आइए कौन से हैं ऊष्म व्यंजन, ये हैं स, तीनों स हैं और एक है, ये ऊष्म व्यंजन हैं। क्या हैं ये, ऊष्म व्यंजन। इन्हें ही क्या कह देते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं इन्हें। क्या, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने में जो हमारी वायु निकलती है वो टकरा के निकलती है, और टकराने से वायु गर्म हो जाती है, इसलिए क्या, ये संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं इनको। ऊष्म व्यंजन के साथ साथ संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। चलते हैं आगे, संयुक्त व्यंजन। अब बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। किसकी, संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी क्या है, 4। इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। याद रखना, ये परीक्षाओं में पूछ ली जाती है संख्या। कौन कौन से हैं, पहले गिनती करें, 1 2 3 4, ये 4 हैं, और इनके साथ ही साथ उदाहरण भी दे रखे हैं। ये 6 क और से के मेल से बनता है, और त्रय, तय स्वर मुक्त, तय और रे के मेल से त्रय बनता है। जय स्वर मुक्त, जय और य, या, यानी या के योग से ज्ञ बनता है, और जय बोल देते हैं। और से और रे के, यानी से क्या है, स्वर मुक्त, और रे के मेल से क्या बना है, श्रेय। तो इससे ये जो प्रयोग में आते हैं, ये किसके प्रयोग, रक्षक, ये प्रयोग में आ रहा है। त्रय, मित्र, ज्ञ, यज्ञ, श्रेय, आश्रम। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये किन किन के मेल से बने हैं, ये किन किन के मेल से बने हैं। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे उच्चारण, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर क्या, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो नंबर 1, श्वास वायु के आधार पर। नंबर 1, श्वास, इन्हें 2 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1, श्वास वायु के आधार पर। नंबर 2, नाद या कंपन, नाद या कंपन के आधार पर। अब बात करें श्वास वायु के आधार पर कौन कौन से हैं, तो श्वास वायु के आधार पर अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। कौन कौन से हैं, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। और नाद और कंपन के आधार पर, नाद और कंपन के आधार पर अघोष व्यंजन नंबर 1, और नंबर 2 सघोष और अघोष, सघोष और घोष व्यंजन। ये भी 2 भागों में विभाजित किए हैं नाद और कंपन के आधार पर। बारी बारी से अब पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर। पहले नंबर पे श्वास वायु। श्वास वायु में पहले लेते हैं हमने पहला अल्प प्राण व्यंजन। क्या, अल्प प्राण व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है। अल्प का मतलब होता ही कम है, और प्राण माने वायु, तो अल्प प्राण वायु, अल्प प्राण यानी वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है, तो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। ये कौन कौन से हैं, ये पहला वर्ग,
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, और क्या, अंतस्थ व्यंजन यानी ये रे लेवे एवं सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। जब इनका उच्चारण यानी प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वरों का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे अंदर से कम वायु बाहर निकलेगी, इसलिए इनको क्या कहा गया है, अल्प प्राण व्यंजन। ये कौन कौन से हैं देखते हैं। क वर्ग, पहला वर्ग यानी क वर्ग में क्या बोला था, पहला, तीसरा और पांचवा, तो क पहले नंबर पे आता है। क के बाद क्या आएगा, ख, ये कौन सा होगा, दूसरा, तो हमने लिया है ग, तो ये कौन सा रहा, तीसरा। ग के बाद आएगा घ, फिर अंगा, अंगा कौन सा है, पांचवा, तो ये हुआ पहला, तीसरा और पांचवा, पांचवा। च वर्ग में च कौन सा होता है, पहला, च के बाद क्या आता है, छ, फिर जय, जय लिया है हमने, तो ये कौन सा है, तीसरा है, और या ये पांचवा है। ऐसे ही ट पहला है, ढ तीसरा है, अणा पांचवा है, त पहला है, द तीसरा है और न पांचवा है। ऐसे ही प पहला है, ब तीसरा है, मैं पांचवा है। और हमने ये तो बता दिए थे कौन सा वर्ग किससे बोला जाता है, जैसे च वर्ग तालु से, और क वर्ग कंठ से, और त वर्ग दंत से, प ओष्ठ से। और हमने बताया था कि पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और वे, और प्लस सभी 11 स्वर। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हुई, प्रत्येक में 5, इसमें भी 5, इसमें 5, कितने हुए, 15। 15 और 4 कितने हुए, 19। 19 और 11 कितने हुए, 30। तो हम कहेंगे अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी हुई, 30। अगर पूछने को आए, पूछा जाए कि अल्प प्राण यानी अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 30। अब चलते हैं आगे, अब बात करेंगे महाप्राण की। महाप्राण, महाप्राण वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में यानी अल्प प्राण व्यंजनों की अपेक्षा दुगनी निकलती है, दुगनी बाहर निकलती है। क्या निकलती है, दुगनी, हम कहेंगे वायु निकलती है, वायु दोगुनी निकलती है। किससे, अल्प प्राण यानी पहले, तीसरे और पांचवे और अंतस्थ व्यंजन, कौन से अंतस्थ व्यंजन और 11 स्वरों की अपेक्षा इनमें दोगुनी वायु निकलेगी इनके उच्चारण में। जो अब ये कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, हमने वहाँ पहला लिया था, बचा कौन सा था, दूसरा, यहाँ दूसरा ले लेंगे। वहाँ हमने तीसरा लिया था, यहाँ बचा क्या था, चौथा, हम यहाँ चौथा लेंगे। वहाँ हमने पांचवा लिया था, क्या लिया था, पांचवा लिया था। तो बचे प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, तो हमने बचा कौन सा, दूसरा, चौथा, तो हमने यहाँ दूसरा चौथा ले लिया वर्ण। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से थे, से और है, परंतु क्या, स व्यंजन, यहाँ स, ये इनको लेंगे, यहाँ लेंगे ऊष्म व्यंजन को। अब ऊष्म व्यंजन देखो, प्लस क वर्ग का दूसरा और ये चौथा, ये दूसरा हुआ, ये चौथा, ये भी च वर्ग का ये दूसरा हुआ, ये चौथा हुआ। ये ट के बाद ठ आता है तो दूसरा हुआ, और ये चौथा हुआ। ये भी दूसरा, त के बाद थ आता है तो ये दूसरा और ये चौथा।
हमने क्या बताया था, दूसरे चौथे अक्षर को लेते हैं। और यहाँ भी पे के बाद फे आता है, तो ये दूसरा है, ये चौथा है। तो प्रत्येक हमने यहाँ 2 वर्ग लिए हैं। 2 वर्ग में कितने कितने 5, और इसमें भी 5, कितने हुए, ये हुए 10। और हमने क्या बताया था, यहाँ ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4। तो टोटल संख्या कितनी हुई, 14। महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 14। पूछने को आए कि महाप्राण व्यंजन कितने हैं, तो हम बताएंगे 14। चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे नाद या कंपन के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर व्यंजन। और हमने पहले क्या पढ़े थे, हमने श्वास वायु के आधार पर। अब नाद या कंपन के आधार पर, उसमें नंबर 1 अघोष। हमने ये 2 भागों में विभाजित किए थे, अघोष व्यंजन, घोष और सघोष व्यंजन। नंबर 2, तो हम यहाँ लेंगे अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री, जो हमारी स्वर तंत्री होती हैं, स्वर तंत्री में नाद या कंपन, नाद का मतलब है आवाज़, उत्पन्न नहीं होती है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे, अघोष व्यंजन का उच्चारण करेंगे, तो स्वर तंत्री में नाद यानी आवाज़ या कंपन उत्पन्न नहीं होगी। ये कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का, यहाँ यानी यहाँ बात आती है किसकी, अघोष व्यंजन की, नाद या कंपन के आधार पर ये। तो यहाँ पहला और दूसरा एवं ऊष्म व्यंजन तीनों से, परंतु यहाँ है नहीं लेंगे। यहाँ ऊष्म व्यंजन होते हुए भी ये घोष में शामिल किया जाएगा। ये होगा किसमें, भले ही ये ऊष्म व्यंजन है, परंतु ये है किसमें, घोष में किया जाएगा, घोष या सघोष में, परंतु ये अघोष में शामिल नहीं होगा। ये इतनी याद रखनी होगी, अघोष में ऊष्म व्यंजन तो हैं, परंतु है शामिल नहीं है। तो यहाँ पर कै का पहला दूसरा हमने क्या बताया था, पहला और दूसरा, पहला छ छ, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ भी पहला दूसरा, और तीनों से। तो पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग में कितने, 2 2 है, वर्ग कितने 5। तो हम 5 वर्गों को 5 का गुणा कर देंगे, बचेंगे हो जाएंगे कितने 10। 3 ये दे रखे हैं, प्लस करेंगे हो जाएंगे कितने 13। जब पूछा जाए कि अघोष व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी बताएंगे, हम कहेंगे 13, क्योंकि इसमें ऊष्म व्यंजन तो हैं परंतु है नहीं है, जो घोष व्यंजनों में सम्मिलित किया गया है। अब नंबर 2 नाद या कंपन के आधार पर हमने बताया था दूसरा भाग सघोष या घोष, सघोष या घोष व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न होती है। क्या, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी स्वर तंत्रियाँ आवाज़ करेंगी या कंपन करेंगी, बोलने में कंपन होगा, उत्पन्न होगा। ये कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, हमने वहाँ पहला ले लिया था और दूसरा ले लिया था, तो बचे कौन से थे, इन्हें छोड़ करके तीसरा बचा यहाँ ले लिया, चौथा बचा यहाँ ले लिया, पाँचवा बचा यहाँ ले लिया। और वहाँ हमने ऊष्म व्यंजन लिए थे उसमें, परंतु है को नहीं लिया था, अघोष में है यहाँ पर लेंगे। और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों में से है और एवं सभी स्वर लेंगे, यहाँ सभी स्वर लेंगे। चलते हैं, हमने तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, पांचवा ले लिया, यानी कै और खे छोड़ करके क्या बचा में, गे और घे, तो ये हमने यहाँ ले लिए। जय
और झ और या और डे ढे ड़ दे ध न, ये कौन से हैं? तीसरा चौथा पांचवा, यानी तीसरा चौथा पांचवा। यहाँ भी तीसरा चौथा पांचवा। तो ये हमने कितने वर्ग, कितने यानी पांचों वर्गों में से कितने कितने वर्ण लिए? हम कहेंगे 3 क्या लिए हमने? प्रत्येक वर्ग में से हमने क्या लिए? 3 अक्षर लिए, यानी व्यंजन वर्ण लिए। और वर्ग कितने होते हैं? हम कहेंगे 5 होते हैं। गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। हमने यहाँ अंतस्थ व्यंजन लिए हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 होती है। हमने यहाँ ऊष्म व्यंजन वहाँ लिया था गोश में, परंतु वहाँ है नहीं लिया था, है यहाँ लिया है तो 1। और हमने 11 क्या लिए हैं? स्वर लिए हैं। तो अब इनका योग करेंगे टोटल। ये कितने हुए? 15 4 19 और 1 20 और 11 कितने हुए? 31। तो इनकी संख्या कितनी हुई? 31। इनकी संख्या 31 हो गई। किसकी? सघोष और घोष व्यंजन की, घोष और सघोष व्यंजन की। और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये व्यंजन की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हम आपको बताएं द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन कौन कौन से होते हैं हम आपको बताएं। कौन से बताएंगे? ये अलग से है। द्वैत व्यंजन कौन से होते हैं? द्वैत व्यंजन जैसे हमने डबल आता, जैसे दिल्ली है तो ये द्वैत व्यंजन है। बिल्ली लिखेंगे तो ये क्या है? द्वैत व्यंजन। ये द्वैत व्यंजन है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये क्लास। और हम आगत व्यंजन के बारे में भी बता दें। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? आगत व्यंजन क ख ग ज फ और ये ऑफिस लिखा जाता है, जैसे ये क्या है? आगत व्यंजन है, याद रखना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अब आप ऐसे प्रश्न इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़कर आओगे, मुझे ऐसी उम्मीद है और आशा है। तो दोस्तों, इन बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं पुनः कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए क्लास लाते रहें। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।